बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़, बहुत से लोगों की जो है ना कम्युनिटी मेडिसिन की ऑस्पी है। देखो, मैंने आई, ईएनटी और पैथो का मैक्सिमम पोर्शन कवर करवा दिया है। अभी कम्युनिटी मेडिसिन की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी तो मैं कोशिश की है। अ, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं आपको प्रेफ़रेंस दूँगा कि आप जो रीसेंट कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर आया है ना, वो मोस्टली एचओडीज़ के पास पड़ा होता है, ठीक है? और वो उन्हीं से क्वेश्चन करते हैं कि बेटा आपने इसका आंसर क्या किया, ये क्या किया? और वो अगर ना आता हो तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? तो इसी वजह से कम्युनिटी मेडिसिन का जो है ना वो पेपर, वो मैंने जो यूएचएस वाला आया है ना, ठीक है? क्योंकि मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी तो मैंने कहा चले यार, पेपर ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है? इसकी मैंने कुछ आंसरिंग यूँ कह लें कि मोस्ट स्पेसिफिक जो है ना क्वेश्चन, एक्यूरेट क्वेश्चन इसके जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। देखो, जो इस साल पेपर आया है उसके अंदर सुना था का थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी था और इसके अंदर वो लैट्रिन वाले काफ़ी मीम्स मैंने देखे कि 50 बच्चों के लिए 1 लैट्रिन होनी चाहिए स्कूल के अंदर या 60 बच्चों के लिए, इस तरह के काफ़ी मीम्स उसके बने हुए थे। एनीवेज़, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास इमरजेंसी के अंदर आया है, वो निबलिंग हो रही है, ठीक है? स्क्रैचेज़ हैं, एब्रेजन है, विदाउट ब्लीडिंग है। सेल कल्चर के अंदर कह रहा है कि हमारे पास एग की वैक्सीन है, एम्ब्रोक्रेक्टिड हमारे पास होती है, बाकी इमरजेंसी शॉक होता है। पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन क्या होगी इसकी? और हमारे पास नंबर सेकंड पे हमारे पास है पोस्ट एक्सपोज़र वैक्सीनेशन फॉर सीसीईवी, सेल कल्चर्ड एम्ब्रोकेटेड एग वैक्सीन जो है ना इसके लिए। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बनता है ना, वो मैं यहाँ पे आपको साथ-साथ दिखा रहा हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले। निबलिंग ऑफ दी रिस्क फैक्टर कौन-कौन से हैं पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस के? वो एक तो है निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन, ठीक है? मतलब जो अनकवर्ड स्किन है उसके ऊपर कोई किसी भी किस्म की निबलिंग हो, जैसे स्क्रैचेज़ आ गए, बाइटिंग होगी, वो सारी की सारी। नंबर सेकंड में माइनर स्क्रैचेज़ है, एब्रेजन विदाउट ब्लीडिंग। ये 2 हमारे पास जो उसने बातें कही है ना, ये हमारे पास जो है ना इसके प्रोफाइलैक्टिक हमारे पास रिस्क फैक्टर आ जाती हैं। नंबर सेकंड पे उसने पूछा हुआ है कि हमारे पास व्हाट इज़ द पोस्ट एक्सपोज़र वैक्सीनेशन शेड्यूल इन सीसीईवी? तो हमारे पास वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है सीसीईवी के अंदर? हमारे पास 2 तरह के रेजीम्स आते हैं। एक एसेंस रेजीम है, एक ज़ोरेप्स रेजीम है। 5 डोज़ेज़ ऑफ रेजीम, फर्स्ट डोज़ ऑन ईच ऑफ द डे 0, 3, 7, 14 और 28 डेट के ऊपर हमने पहली डोज़ लगानी होती है। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो 4 डोज़ेज़ है ना ज़ोरेप्स रेजीम के मुताबिक, उसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि रेजीम पर इसके 2 डोज़ेज़ ऑन डे 0, ठीक है, ऑफ द डेल्टाइड ऑफ द थाइड होके, बाकी वो कह रहा है 1 डोज़ ऑन ईच 7 डेज़ एंड 70 21। तो ये तो आपने अब रेबीज़ की जो है ना वो पढ़ी ही होंगी, सारे के सारे रेबीज़ का केस है, ठीक है? तो इस पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था, ठीक है? जबकि हमारे पास नंबर सेकंड पे जो उसकी वैक्सीनेशन डोज़ है 5 डोज़ेज़ में 0, 3, 7, 14 और 28 और बाकी ये ज़ोरेप्स रेजीम जो आपने देख लेनी है। अच्छा, नंबर सेकंड पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि जी, वो कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज में, वो कह रहा है कि फैसिलिटीज़ बेस्ड ऑन इनक्यूरेटेड हेल्थ सर्विसेज में कम्युनिटी लेवल में अच्छा इनोमरेट द कंपोनेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज डिलीवर्ड बाय द लेडी हेल्थ वर्कर हो गया। तो लेडी हेल्थ वर्कर ने जनाब वाला ये करना है, कंपोनेंट ऑफ द रिलेटिव बाय डाइट, पर्सनल हाइजीन, ड्रग्स, रेडिएशन, वार्निंग साइन, चाइल्ड केयर, मेंटल प्रिपरेशन है, फैमिली प्लानिंग है, फिर इंट्रा पार्चम पीरियड के अंदर डोमिसिलरी केयर है, फिर पोस्ट पार्चम केयर के अंदर रैपिडली रिस्टोर मदर ऑफ द ऑप्टिमम चेक एडिक्वेंसी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, और वो सारी की सारी बातें। ये मतलब ये पास का क्वेश्चन है, बार-बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद उसने जो कहा हुआ है ना, वो है जी हमारे पास व्हाट इज़ द मिनिमम रिकमेंडेड एंटीनेटल केयर शेड्यूल फॉर रूटीन प्रेगनेंसीज़ होगा। तो हमारे पास जो शेड्यूल है, फर्स्ट विज़िट जो है ना वो आपने 12 वीक के अंदर करना होता है, सेकंड विज़िट 14 टू 26 वीक में, थर्ड विज़िट 28 से 34 वीक के अंदर, और हमारे पास फोर्थ विज़िट 36 वीक, और हमारे पास ये सारे ये भी हमारे पास पास्ट पेपर का ही एक क्वेश्चन है, बस थोड़ी-सी स्टेटमेंट उसने चेंज की है और कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, नंबर थर्ड पे वो कह रहे हैं इनलिस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन इन दी कम्युनिटी वाटर सप्लाईज़। ऊपर सारी कहानी लिखी हुई है, ठीक है? कम्युनिटी वाटर सप्लाई में हमारे पास क्लोरीनेशन है, ओज़ोनेशन हो गया, मेम्ब्रेनस प्रोसेस में हाई प्रेशर प्रोसेस है, और हमारे पास लो प्रेशर प्रोसेसेस आ जाते हैं। नंबर बी पर जो उसका है ना थर्ड में मैकेनिज्म ऑफ डिसइंफेक्शन बाय ब्रेक डाउन क्लोरीनेशन। तो आपने वो ब्रेक डाउन क्लोरीनेशन में एक वो चार्ट पढ़ा था ना, ठीक है? यूँ करके और यूँ करके बनता है, बुक के अंदर उस चार्ट है, ठीक है? जिसके अंदर क्लोरामाइन बनती हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइन, फिर डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरामाइन, और फिर ब्रेक पॉइंट हो गया, फिर हमारे पास एक ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा होता है। तो वो सारे आपने पढ़ना कि पहले क्लोरामाइन बनते हैं, वो डोज़ जो है इंक्रीज़ होती है, फिर रेसिडुअल क्लोरीन होती है, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामाइन होना शुरू हो जाती है, जब वो नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा होता है, ठीक है? इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इस तरह करके, यार आपको अगर ग्राफ पता हो ना, ठीक है? यहाँ पे एक तो जगह का थोड़ा-सा कम यूँ करके था ना,
बुक के अंदर आप देखेंगे यूँ करके एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है? क्लोरिनेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से देख लेना, वो यहाँ पे आपने ड्रा करना था। तो उसके मुताबिक जितनी भी बातें हैं वो अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको मसला ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है ना वो मैं कह रहा नेचुरल एंड मैन मेड डाइजेस्टर काज़ अच्छा इनुमरेट हेल्थ इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल डाइजेस्टर। नेचुरल डाइजेस्टर के हेल्थ इम्पैक्ट के ऊपर क्या है? डेथ हो सकती है, सीवियर इंजरीज़ हो सकती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डैमेज टू दी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वाटर सिस्टम खत्म हो सकता है, फूड की शॉर्टेज है। बाकी उसके बाद यहाँ पे हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास साइकिल है वो तो आपको पता ही है। डाइजेस्टर इम्पैक्ट में रिस्पॉन्स है, रिहेबिलिटेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है, प्री प्रेग्नेंसी हो गया ये भी पास का ही एक क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहे हैं कि मदर व्हाट इज़ द मोनिटरिंग अच्छा चिल्ड्रन आउट पेशेंट के अंदर इचिंग है, स्पेशली हैंड है और हमारे पास वर्स्ट नाइट सिंस दी वीक हो गए। मुझे ये स्कैबीज़ का केस जो है ना वो हमारे पास लग रहा है, ठीक है? तो स्कैबीज़ में हमारे पास क्या होता है, पोर्ट स्कैबीज़ हो जाती है स्प्रेड बाय प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से हमारे पास हो जाएगा जो वो कह रहा है। बाकी वो प्रॉपर क्लीनलीनेस, फ्रीक्वेंट चेंज इन दी अंडरलाइंग एंड बेडिंग हो गया, हम उसकी सफाई का ख्याल रखेंगे जिसकी और साथ में हमारे पास टेटमासोल जो है ना 5 to 10% जो यूज्ड एज अ सोप फॉर सेवरल वीक, जिसकी वजह से हम स्कैबीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास आ जाता है जी केस कंट्रोल स्टडी का केस है, ठीक है? इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास रिसर्चर है इसके अंदर, इसको मैं बताता हूँ। इसको ना हम हल करते हैं। यहाँ पे देखो वो कह रहा है हमारे पास जी रिसर्चर ने उसने 500 जो है ना वो हॉस्पिटलाइज्ड केसेस देखे और उसके अंदर जो है ना वो 1000 कंट्रोल। मदर ऑफ ओ यार क्या मुसीबत है तुम्हें, ठीक है? 1000 कंट्रोल है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मदर ऑफ 90 केसेस एंड 50 कंट्रोल है हिस्ट्री ऑफ टेकिंग स्पेसिफिक ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो हमने क्या लिखना है? डिजीज, नॉन डिजीज, जो एक्सपोज्ड है और नॉन एक्सपोज्ड है, ठीक है? उनको आपने सिंपल से देख लेना। देखो 90 केसेस हैं और वो टेकिंग द ड्रग है, केस 19 है और पॉजिटिव है, ठीक है? 90 डिजीज़ है, जबकि हमारे पास 50 जो है ना वो कह रहा है हमारे पास कंट्रोल है, 50 को डिजीज़ नहीं हुई और वो हमारे पास फिर भी पॉजिटिव आ गए हैं। ये हो गया। बाकी हमने टोटल कितने थे हमारे पास? जो 500 थे, 500 में से हमारे पास 90 ये आ गए हैं, तो माइनस कर दो 500 में से 90, 410 बकाया हमारे पास जो डिजीज़ हैं लेकिन वो नॉन एक्सपोज है, नेगेटिव मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? जबकि जो बाकी नॉन डिजीज़ और एक्सपोज यहाँ पे देखो, जो कंट्रोल के अंदर देखो 1000 हमारे पास कंट्रोल था, 1000 में से हमारे पास 50 जो है ना वो हमारे पास क्या हो गए, ड्रग के साथ जो है ना वो हमारे पास कंट्रोल के अंदर आ गए। बाकी जो एक्सपोज, जो नॉन एक्सपोज कितने बच जाएंगे? 950। तो सिंपल 950 ये है। अब यहाँ पे ऑड रेशो किस तरह कैलकुलेट करती है? ए, ठीक है, ये हमारे पास आता है ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी था और ये हमारे पास डी था। तो ऑड रेशो ए क्रॉस डी डिवाइडेड बाय सी क्रॉस बी, ठीक है? ए डी डिवाइडेड बाय बी सी हो गया, ठीक है? ये हमारे पास ये आप इसके अंदर फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज ऐड करेंगे तो 4.17 आंसर आता है। क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द डिजीज एंड एक्सपोज होगा। ईजी हो गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देख लेते हैं। आई नो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन यार ये डिस्कशन ज़रूरी है क्योंकि ये आपने ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत से लोगों ने यार कहा हुआ था, इस वजह से आप यहाँ पे देखो उसने दिया हुआ जी डैम अगर सर्वे में दिया हुआ ये मिड हर चीज़ उसने खुद ही लिख के दे दी है। टोटल नंबर ऑफ बर्थ है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो दी 15 है और हमारे पास 65 से ऊपर जो हैं, ठीक है? उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में टोटल नंबर ऑफ बर्थ एज ग्रुप होगा, टोटल नंबर ऑफ डेथ। इस क्वेश्चन को जो है ना वो मैं एंड पे करता हूँ, ठीक है? क्योंकि हम छोटे-छोटे पहले डिस्कशन कर लें ताकि हमारे पास ईज़िली ये आधे से ज़्यादा पेपर हमारे पास सॉल्व हो। अच्छा जी, हमारे पास नंबर 8 पे वो कह रहे हैं हमारे पास 4 मेजर कार्सिनोजेनिक प्रेज़ेंट इन सिगरेट। सिगरेट के अंदर कौन-कौन सी कार्सिनोजेन है? वो हमारे पास है एरोमेटिक अमाइन, बेंज़ीन, एल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड्स, ठीक? नंबर 2 पे उसने हमारे पास कहा हुआ कि 4 मेजर कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। तो वो हमारे पास लंग्स है, लेरिंक्स है, माउथ है, एसोफेगस है, थ्रोट है और ब्लैडर का भी कैंसर हमारे पास हो जाता है, ठीक है? स्मोकिंग के साथ। फिर हमारे पास है सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है? सेकंड हैंड कॉल्ड एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 फॉर्म ऑफ द स्मोक दैट कम फ्रॉम द बर्निंग टोबैको, ठीक है? बर्निंग टोबैको की वजह से हमारे पास वो कह रहा है जो एनवायरमेंटल 2 जगह से, यानी एक तो मेन स्ट्रीम स्मोक से और एक साइड स्ट्रीम स्मोक से जो मिल के हमारे पास मिक्सचर बनता है ना स्मोक का, वो हमारे पास होता है सेकंड हैंड स्मोक, ठीक है? फिर हमारे पास हो जाता था जी एक्सप्लेन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। नेचुरल हिस्ट्री में कहते हैं कांसेप्ट ऑफ इन एपिडेमियोलॉजी सिग्निफाई द वे इन विच इवॉल्व किस तरह करती है अर्लीस्ट स्टेज में।
प्री पैथोजेनेसिस फेज इन दी टर्मिनेशन, रिकवरी या डिसेबिलिटी ऑफ डेथ है, और फिर हमारे पास ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आ जाती हैं। फेजेस ऑफ डिजीज़ में क्या होता है, एम, एक्शन और टारगेट इज जो है लेट स्टेज ऑफ द डिजीज़ में वो पूछ रहा है हमारे पास कि किधर गया, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अप्लाई दी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन नॉन डायबिटिक पेशेंट फॉर द लास्ट टाइम, ये पेशेंट है डिवेल्प कैटरेक्ट एंड हाइपरटेंशन दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज़। तो इसके अंदर यही आप लिखेंगे हमारे पास फेजेस ऑफ डिजीज में टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारे पास हुआ है, ठीक है। अब फेजेस में हमारे पास लेट स्टेज है, एम, एक्शन और टारगेट हमारे पास क्या है, उन तीनों के आपने बता के लिख देनी है, ये पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं। 10 पे है प्लानिंग एंड प्लानिंग साइकिल इन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम ऑन इलस्ट्रेशन। प्लानिंग के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या आ गया कि नेचुरल हिस्ट्री हेल्थ प्लानिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द मीट एंड सर्वे ऑफ द रिसोर्सेज टू मीट हो गया, वो एस्टेब्लिश करना गोल को, और इसके अंदर पर कह रहा है प्रोजेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, एक्शन को अकम्प्लिश द जो प्रपोज प्रोग्राम है उसको मुकम्मल करने के लिए। इसके लिए हमारे पास ये एक छोटू सा जो है ना वो टेबल, आपको शायद ये थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। टेबुलेट करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेट करना है, गैदर हेल्थ डाटा है, फार्मूलेट है, फिर असाइन प्रायोरिटीज़ अमंग द प्रॉब्लम हो गया, फार्मूलेट इंडिविजुअल है, डिफाइन प्रोग्राम है, ठीक है, असाइन प्रायोरिटीज़ है, उसके अलावा हमारे पास सिलेक्ट थी, बाकी वो सारे प्रोग्राम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसी तरह से आपने जो है ना वो एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। सिलेक्ट दी बेस्ट प्रोग्राम उसने सिलेक्ट करना है, इसके बाद कंबाइन करना है प्रोग्राम को, फिर प्लान करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर हमारे पास ट्रेन पर्सनल करना है, फिर हमारे पास इनिशियल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हमारे पास जितने भी हैं उसके साथ हमने ऑपरेट करना है प्रोग्राम को, कलेक्ट डाटा करना है, वैल्यूएट और रिसोर्सेज, वो सारे के सारे। अच्छा जी, यहाँ पे है कॉफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन एंड इट्स यूजेस। तो यहाँ पे हमारे पास है यार, बल्कि उसी का बी पार्ट ये रहता है अभी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फ्रॉम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कह रहे हैं मैनेजमेंट टेक्निक है विच हैज़ अटैच टू द वाइडेस्ट attention of application in the health field. Program compared with the cost of that program. Economic benefits of any program are compared. किसी भी इकोनॉमिक बेनिफिट के प्रोग्राम को हम उसके कॉस्ट के साथ जो है ना कंपेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो कह रहा है कि प्रोग्राम इकोनॉमिकली साउंड जैसे सेलेक्ट हो रही, वो ये बारी सारी बुक की लाइनें छापी हुई हैं उन्होंने, तो मैंने बता दी हैं आपको साथ, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में वो कह रहा है कि हमारे पास मोर प्रोमिसिंग टूल फॉर एप्लीकेशन इन दी हेल्थ फील्ड देन कॉस्ट हो गया, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा ये हमारे पास कह रहा है मोर प्रोमिसिंग हो गया। इट इज़ सिमिलर टू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक्सेप्ट द बेनिफिट हो गया इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपोज इन दी मॉनेटरी टर्म हो गया, एक्सप्रेस टर्म हो गया, ब्ला ब्ला। 11 वाला फिर ये कैलकुलेशन का, इसको एंड पे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो देख लेना, बाकी मैं एंड पे बताता हूँ। अच्छा, 12 वाला पे पहले हम देख लेते हैं। 12 में वो कह रहा है हमारे पास फूड सेफ्टी फ्रॉम द सिक्योरिटी, डिफरेंशिएट फूड सिक्योरिटी को फूड सेफ्टी से जो है डिफरेंशिएट किस तरह करना है। फूड सेफ्टी इज़ द नीड ऑफ द पीपल टू हैव फूड दैट इज़ फ्री ऑफ कंटेमिनेशन, जो गंद मिलाना। फूड सिक्योरिटी क्या है, एक्सेस दी फॉर पीपल टू हैव एक्सेस टू दी फूड हो गया, कि वो अच्छी खुराक तक अपनी एक्सेस हासिल कर सकें। यहाँ पे बचाना गंद से, बाकी में हमारे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड में क्या होता है, हमारे पास दालों के अंदर राइट वीज में मड हो गया, गिट हो गया, इसके अलावा दाल के अंदर हल्दी के अंदर हमने धनिया पाउडर के अंदर जो है ना वो ये चीज़ें ऐड करते, ब्लैक पेपर के अंदर ड्राई सीड ऑफ दी पपाया, चिली पाउडर के अंदर वो कह रहा है हमारे पास सॉ डस्ट हो गया, ब्रिक पाउडर हमने डाल दिया, टी के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास ये सारे के सारे पाउडर हो गए, मतलब जितनी भी मिलावटी वाली चीज़ें, आइसक्रीम के अंदर सारे लोज हो गया, नॉन परमिटेड कलर हो गया, स्वीटनर में हमारे पास बाकी मिल्क के अंदर वो कह रहा है हमने फैट को निकाल के स्टार्च और वाटर की एडिशन का, घी के अंदर हमारे पास बनास्पति या फिर वो मोटर ऑयल का भी एक हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 13 पे कह रहा है कि ऑक्यूपेशनल डस्ट इनहेलेशन इज़ वेरी कॉमन इन लिस्ट डिजीज दैट अकर ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल डस्ट हो गया। तो मिनरल डस्ट की भी आपने लंग्स पैथोलॉजी के अंदर जो है ना वो शायद पढ़ी थी, यस। अब यहाँ पे देखो, न्यूमोकोनियोसिस, बिस्नियोसिस, फार्मर लंग, एंथ्राकोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिडजियोसिस, ये सारा आपने टेबल पकड़ के छाप देना। इसके अंदर फिर क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, हमने बी पार्ट में वो कह रहा है हमारे पास गिव द इंजीनियरिंग कंट्रोल ऑफ दिस कंट्रोल, किस तरह हमने इंजीनियरिंग के लेवल के ऊपर जाकर एक तो बिल्डिंग को डिज़ाइन अच्छे से करना है, गुड हाउस कीपिंग हो गया, वेंटिलेशन अच्छी करनी है, डस्ट से रोकना है, आइसोलेशन करनी है, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और रिसर्च वगैरह वो सारी की सारी करनी होती है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास कह रहा है कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज कैन बी सक्सेसफुली पेज्ड थ्रू दी ऑपरेशनल कम्युनिटी प्रोजेक्ट। अच्छा, गुड सेंडर की हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो गुड सेंडर में क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए, कंसाइज मैसेज होना चाहिए।
नंबर सेकंड पे वो कह रहा है कि हमारे पास 6 सोर्सेज ऑफ द चैनल, कौन कौन से चैनल हमारे पास हो सकती हैं। तो मीनिंगफुल वो कह रहा है हमारे पास गुड गुड मैसेज के बारे में पहले हमारे पास कह रहा है कि मस्ट बी ए लाइन विद द ऑब्जेक्टिव, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फिटिंग दी ऑडियंस हो गया, टाइमली एंड एडुकेटली हो गया, फिर मीनिंगफुल होगा, बेस्ड ऑन दी फेल्ट ऑफ द नीड, जो ज़रूरत है उसके मुताबिक होना चाहिए। बाकी वो कह रहा है मैं हेल्थ प्लानिंग में हमारे पास फैमिली प्लानिंग कैन बी डिसमिनेटेड। ये यार एक मिनट, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि क्या क्वेश्चन है, इन लिस्ट 6 डिफरेंट, सी वाला ऊपर वाले में हमारे पास गुड मैसेज की थी, गुड सेंडर की, और हमारे पास क्या कह रहा है कि 6 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ चैनल फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से हैं, प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे लिख लुक के इंटरनेट वगैरह, पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो आपने लिख देने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है जी, कौन सा, ये वाला। इसके अंदर मिड ईयर पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ बता रहा है यार इसको, ठीक है, जो कि 30,000 है। मिड ईयर 5,21,000 है, जबकि 30,000 ये है। बाकी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15, जो 15 साल से कम है, वो हमारे पास है 28,640, जो कि 65 साल से ज़्यादा बाबे जो है वो 14,030 हैं। बाकी रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 साल के जो वो 29,668 है। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, 18,18,760 हैं, और नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 20 से 25 ईयर में। क्रूड बर्थ रेट पूछा हुआ, एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट और डिपेंडेंसी रेशो पूछी हुई है। क्रूड बर्थ रेट में बेसिकली होता क्या, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करवाया मैंने, ठीक है, तो होपफुली यहाँ से आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट आ जाए। लेट्स चेक इट, ठीक है, ये वाला हो गया था हमारा। ये देखो, क्रूड बर्थ रेट बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग दिस ईयर ओवर मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। जो नंबर ऑफ बर्थ उस साल हुई हैं उनको हमने डिवाइड करना है, जो मिड ईयर पॉपुलेशन हमारे पास कितनी थी, 5,21,000, मल्टीप्लाई इसको कर देना 1000 का। ये फार्मूला है आपका जो क्रूड बर्थ रेट का, तो हमारे पास 57,58 आ जाएगा। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर दी 20 से 25 ईयर के अंदर। तो जो एज स्पेसिफिक है ना, इसके अंदर वो कह रहा है कि लाइव बर्थ इन दी पार्टिकुलर एज ग्रुप, ठीक है, ओवर मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 1000 का आ जाए। तो फार्मूलाज के अंदर जो आपने वैल्यूज़ देख के पुट कर देनी है ना, तो इससे आपका आंसर आ जाना। बाकी डिपेंडेंसी रेशियो में क्या होता है, जो खाने वाले हैं और जो कमाने वाले हैं, बच्चे होते हैं और बूढ़े जो है ना वो खाने वाले हैं, नीचे जो 15 से 65 साल वाले कमाने वाले, मल्टीप्लाई इसको 100 से कर देंगे ना, तो आपके हमारे पास जो खाने वाले कितने हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े 1430 है, ठीक है, 1430 है, जबकि बच्चे हमारे पास 28,640 है। तो 1430, यहाँ पे 30 का ज़ीरो ख़त्म हुआ है, और 28,640 को जमा करके डिवाइड कर देना, जो होगी हमारे पास 15 से जो 65 साल के अंदर आ रहे हैं ना, ठीक है, जो कमाने वाले हमारे पास आ जाएंगे, उनको आपने डिवाइड कर देना मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 6.1% आंसर आ जाता है। मतलब वैल्यू आपने अगर फार्मूलाज ठीक याद किए हुए हैं तो वैल्यूज पुट करना आसान है। जिस तरह ये देखो ना, एज पे फर्टेलिटी रेट है, तो फर्टेलिटी हम किसकी लिखेंगे, यहाँ से देखो ना, एज पे फीमेल जो हमारे पास आ रही हैं, बट रिप्रोडक्टिव एज 20 से 25 साल, उसने लिखा हुआ है 20 से 25 साल, तो हमारे पास कौन सी है वो 13,5906, तो उसके साथ हमने डिवाइड कर देना, जितने भी हमारे पास उस खास लाइव बर्थ हुई हैं उनके अंदर जो है ना वो आपने 18,760 जो है ना उस उन सालों में 20 से 25 जो है ना वो हमारे पास सालों के अंदर 18,000 ये हुए थे, इसको डिवाइड कर देना, इसके साथ मल्टीप्लाई आपने 1000 कर देना, तो आपके पास ये आंसर सिंपल से आ जाएंगे। ठीक है, होपफुली कुछ ना कुछ आप इस फार्मूला से आपको आइडिया हो गया होगा। क्वेश्चन जो हमारे पास 11 है उसके अंदर वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है और इसके यूजेस क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है, एक्सेस द प्रिसिजन ऑफ द टेक्निक, मैयर दी वेरिएबिलिटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स मल्टीप्लाई, ग्रुप ए में हीमोग्लोबिन हो गया, ग्रुप बी में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हीमोग्लोबिन लेवल जो है ना वो बता रहा है हमारे पास 12.6 ग्राम परसेंट है और 1.5 ग्राम परसेंट रिस्पेक्टिवली है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना उसने बताया हुआ 50 किलोग्राम और 2.2 किलोग्राम। कैलकुलेट करना कोफिशिएंट भी, उसके मुताबिक आपने इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को। तो ग्रुप ए के अंदर हीमोग्लोबिन जो है ना उसने बताई है, सिंपल सा देख लो, इसमें आपने मालूम क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, जो आपके पास जो मीन आया हुआ है ना, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हमने डिवाइड कर देना जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल है उसके ऊपर। देखो यहाँ पे कितना है
1.5 ग्राम किधर गया, ठीक है। सपोज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल, मीन उसका ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1.5 ग्राम है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम को ऊपर रख के डिवाइड कर देना इसके जो मीन है ना 12.6 उसके ऊपर मल्टीप्लाई 100 से कर देना। सेम इसी तरह ग्रुप बी के अंदर देखो, ग्रुप बी के अंदर हमारे पास क्या है जी 50 kg है और 2.2 kg रिस्पेक्टिवली है। मीन इसका क्या है हमारे पास 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.2 kg। तो सॉरी उल्टा इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है मीन, तो मीन हमेशा नीचे आता है और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आता है, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो हमारे पास जो इसका मीन है वो हमारे पास है जी 50, जो कि डिनोमिनेटर में है, 2.2 ऊपर आएगा जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया। आपने इंटरप्रेट करना है तो हमारे पास कहेंगे कि हमारे पास जो है ना ग्रुप ए का 11.9 है, मोर वेरिएबिलिटी अराउंड द मीन देन दी ग्रुप बी जो कि हमारे पास 4.4, तो ए वाला जो है ना उसकी मोर वेरिएबिलिटी होती है वो। तो यार इतना सा था जो मिल मिला के जो है ना वो कलेक्शन की है जो कि मुझे रिसीव हुए, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर अच्छा नहीं हुआ। आज भी मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले भी आया कि ये अगर इतने सवाल ठीक है, इतने एमसीक्यू तो क्या पास हो जाऊँगा। यार जो हो गया, बस अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह जो कमी रह गई है ना वो बस गैबी तौर पे पूरी करवा के हमें पास करवा के अच्छे से नंबर दे दे, बस फोर्थ एक जान छोड़े, ठीक है। इंशाल्लाह सब पास होंगे, मेरी दुआ है, ठीक है। ये कम्युनिटी मेडिसिन बहुत से लोगों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट है, एवं पता नहीं क्यों इतना लंबा, ये बहुत कम काम आते हैं, रिसर्च के अंदर कहीं जा काम आते हैं। मेरे ख्याल में ये लहजा ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एमबीबीएस से इसको एक्सक्लूड करना चाहिए। एनीवेज इसका जिसने स्क्रीनशॉट लेना है इन क्वेश्चन का वो ले ले, अगर किसी पीडीएफ चाहिए तो फिर बता दें। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।